मध्य प्रदेश के छतरपुर का बागेश्वर धाम, वही धाम जहां लाखों भक्त अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं, जिसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अब उसी बागेश्वर धाम की संस्था को केंद्र सरकार ने एक ऐसी मंजूरी दी है जिसके बाद पूरा मामला चर्चा में है। मंजूरी ये कि अब बागेश्वर धाम कानूनी तौर पर विदेश से भी पैसा ले सकता है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बागेश्वर धाम को FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन दे दिया है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सरल भाषा में समझें तो यह एक कानून है जो तय करता है कि भारत में कौन सी संस्था विदेश से पैसा ले सकती है, कौन नहीं। भारत में अगर कोई NGO, ट्रस्ट या धार्मिक संस्था विदेश से दान लेना चाहती है तो उसे सीधे पैसा लेने की इजाजत नहीं होती। उससे पहले गृह मंत्रालय से FCRA का लाइसेंस लेना पड़ता है। इस लाइसेंस के बिना विदेशी चंदा लेना गैर कानूनी है। सरकार इस लाइसेंस के जरिए नजर रखती है कि विदेश से आने वाला पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है और कहां खर्च हो रहा है। अब बागेश्वर धाम की संस्था, जिसका नाम बागेश्वर जन सेवा समिति है, उसे यही लाइसेंस मिला है। मतलब विदेश में बैठे भक्त अब सीधे संस्था के खाते में दान भेज सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। यहां एक और जरूरी बात, सरकार FCRA लाइसेंस अलग अलग कैटेगरीज में देती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक काम और धार्मिक श्रेणी को भी आगे बांटा गया है। इसमें एक सब सेक्शन कह लें, उप श्रेणी कह लें या सब कैटेगरी कह लें, वो होती है रिलीजियस हिंदू यानी हिंदू धार्मिक की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस बार इसी रिलीजियस हिंदू कैटेगरी में 6 संस्थाओं को लाइसेंस दिया है। बागेश्वर धाम उन्हीं 6 में से एक है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 15 अप्रैल तक इस साल 38 NGO को FCRA की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले साल ये संख्या 444 थी, लेकिन इन सब में 2 नाम सुर्खियों में है। एक बागेश्वर धाम, जिनकी चर्चा हमने ऊपर की, और दूसरा नाम है शिखर धवन फाउंडेशन। ये संस्था पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन चलाते हैं और इसके तहत सामाजिक कल्याण से जुड़े काम होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिखर धवन पर वर्तमान में ED की भी जांच चल रही है। पिछले साल नवंबर में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी 4 करोड़ 50 लाख रुपए की अचल संपत्ति अटैच की थी। मामला जुड़ा है 1xBet नाम के एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से। यह प्लेटफॉर्म भारत में प्रतिबंधित है, यानी यहां इसे चलाना गैर कानूनी है। ED की जांच में सामने आया कि शिखर धवन ने और कुछ पूर्व क्रिकेटर जैसे सुरेश रैना ने इस बेटिंग कंपनी के प्रमोशन के लिए विदेशी कंपनियों से एंडोर्समेंट एग्रीमेंट किए थे। आरोप है कि इन एंडोर्समेंट की पेमेंट विदेशी बिचौलियों के जरिए की गई ताकि पैसों का असली सोर्स छुपाया जा सके। दोनों क्रिकेटरों की कुल मिलाकर 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया था। मामला अभी भी जांच के दायरे में है। नोट करने वाली बात एक और है कि गृह मंत्रालय किसी भी संस्था को FCRA लाइसेंस देने से पहले IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच कराती है। IB उस संस्था का पूरा बैकग्राउंड, उसके उद्देश्यों और संचालकों की पूरी पड़ताल करती है। इसके बाद ही उन्हें मंजूरी मिलती है। हर केस में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट देखी जाती है। यही बात सवाल भी खड़े करती है। अगर शिखर धवन पर ED की जांच चल रही है तो IB की रिपोर्ट में यह बात आई होगी या नहीं? अगर आई तो मंजूरी क्यों मिली? यहां एक और बात बेहद जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में। पिछले कुछ सालों में लगातार सरकार ने 20,000 से ज्यादा NGO के FCRA लाइसेंस रद्द किए हैं। इनमें बड़ी संख्या ईसाई संगठनों की रही। वर्ल्ड विजन इंडिया, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन, यहां तक कि मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रिन्यूअल भी एक बार रुक गया था। सरकार का तर्क था कि यह संस्थाएं नियमों का पालन नहीं कर रही थीं या धर्मांतरण में विदेशी पैसों का इस्तेमाल हो रहा था। पिछले महीने सरकार ने FCRA संशोधन विधेयक 2026 भी लोकसभा में पेश किया है, जिसमें प्रस्ताव है कि लाइसेंस रद्द होने पर संस्था की संपत्ति एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपने कब्जे में ले सकेगी। समर्थकों का कहना है कि FCRA एक तकनीकी प्रक्रिया है, संस्था के उद्देश्य देखे जाते हैं, संस्थापक के निजी मामले नहीं। आलोचकों का सवाल है कि अगर मापदंड सबके लिए एक जैसे होते तो फैसले भी एक जैसे होते।
फिलहाल दोनों संस्थाओं का बैंक खाता अब डॉलर, पाउंड और यूरो के लिए खुल चुका है। आगे नजर इस पर रहेगी कि विदेश से कितना पैसा आता है और कहां खर्च होता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए इस खबर को लिखा हमारे साथी कमल ने। मेरा नाम शुभम है। कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।